आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय को खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर एक उम्र के बाद की तयशुदा नियति मान लिया जाता है। ऐसा लगता है कि बाल सफेद होने के साथ साथ जोड़ों का दर्द तो मुफ्त में मिलेगा ही। हाँ, एकदम सही कहा। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है, यानी डॉक्टर हरनेक सिंह के नेचुरोपैथी वेलनेस क्लिनिक का दस्तावेज द होलिस्टिक गाइड टू आर्थराइटिस मैनेजमेंट एंड जॉइंट हेल्थ, ये इस पूरी धारणा को पलट देता है। और ये चर्चा किसी उबाऊ मेडिकल लेक्चर की तरह बिल्कुल नहीं होगी। हम इस दस्तावेज के जरिए आर्थराइटिस यानी गठिया के पीछे के असली विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारी आज की लाइफस्टाइल के साथ इसके गहरे कनेक्शंस और इसे जड़ से सुधारने वाले समग्र या होलिस्टिक समाधानों की बात होगी। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसी शब्द को डिकोड करते हैं, आर्थराइटिस। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हाँ, पहला है आर्थर, जिसका मतलब होता है जोड़ या जॉइंट, और दूसरा है आइटिस, जिसका मेडिकल भाषा में मतलब होता है सूजन या इन्फ्लेमेशन। यानी शरीर में जहां भी दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, उस जगह पर होने वाली सूजन ही आर्थराइटिस है। ये डिकोडिंग इस पूरी समस्या को समझने की सबसे अच्छी शुरुआत है। दस्तावेज को करीब से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के घिसने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसके तार हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, रोजमर्रा के खानपान और यहाँ तक कि पेट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया से भी जुड़े हुए हैं। तो ये उन सभी के लिए है जो अपने शरीर के काम करने के तरीके को गहराई से समझना चाहते हैं, जानकारी के ओवरलोड से बचते हुए केवल काम के आहा मोमेंट्स तलाशना ही हमारा मकसद है। एकदम सही। बुनियादी समझ से शुरू करते हैं। अक्सर हर तरह के जोड़ों के दर्द को एक ही चश्मे से देखा जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। लक्षणों की बात करें तो लगातार बना रहने वाला दर्द, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में होने वाली तकलीफ या फिर सुबह उठने पर शरीर में होने वाली जकड़न, ये सब इसके संकेत हैं। गाइड में मुख्य रूप से 4 प्रकार के आर्थराइटिस का जिक्र किया गया है। पहला और सबसे आम प्रकार है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे एक घिसने वाली या वियर एंड टियर प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। हमारी हड्डियों के सिरों के बीच एक बहुत ही लचीला कुशन होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। और जब ये कुशन धीरे धीरे घिस जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। कल्पना की जा सकती है कि बिना शॉक अब्जॉर्बर वाली गाड़ी को किसी ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलाने से क्या होगा। ठीक वही स्थिति शरीर की होती है। शॉक अब्जॉर्बर वाली ये तुलना स्थिति को बखूबी समझाती है। इसका कारण बढ़ती उम्र तो है, लेकिन साथ ही पुराना पारिवारिक इतिहास या बहुत ज्यादा वजन भी जिम्मेदार हैं। और कोई पुरानी चोट भी इस प्रक्रिया को तेज कर देती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, मामला सिर्फ घिसने तक सीमित नहीं है। यहीं से दूसरा प्रकार सामने आता है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ शरीर का अपना ही ऑटो इम्यून सिस्टम एक बड़ी गलती कर बैठता है। मतलब शरीर खुद ही खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। हाँ, आमतौर पर इम्यून सिस्टम का काम बाहर से आने वाले वायरस या बैक्टीरिया से शरीर को बचाना है, लेकिन इस स्थिति में वो एंटीबॉडीज बनाता है और शरीर के अपने ही स्वस्थ जोड़ों पर हमला करना शुरू कर देता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस। बिल्कुल। जेनेटिक कारण और पर्यावरण में मौजूद कुछ ट्रिगर्स मिलकर इस ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया को चालू कर देते हैं। ये तो वाकई ऐसा है जैसे घर का चौकीदारी घर को नुकसान पहुंचाने लगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर दर्द सिर्फ हड्डी घिसने का नतीजा नहीं है। इसके बाद तीसरे प्रकार की बात करते हैं, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। इसके नाम में ही इसका कारण छिपा है। जब कोई बाहरी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस रक्त के जरिए या किसी चोट के माध्यम से सीधे जोड़ों में प्रवेश कर जाता है तो वहां भारी सूजन पैदा कर देता है। ये एक सीधा संक्रमण है। और फिर आता है चौथा प्रकार, जो विज्ञान के नजरिए से बहुत ही दिलचस्प है, मेटाबॉलिक या गाउटी आर्थराइटिस। इसे आम बोलचाल में लोग गाउट कहते हैं। इस दस्तावेज में इसे जिस तरह समझाया गया है वो बहुत ही स्पष्ट है। जब शरीर में प्रोटीन पचता है तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसे यूरिक एसिड कहते हैं, और सामान्य स्थिति में किडनी इसे फिल्टर करके शरीर से बाहर कर देती है। सही कहा। लेकिन जब ये यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है या किडनी इसे बाहर निकालने में धीमे पड़ जाती हैं तो ये खून में जमा होने लगता है और फिर ये जोड़ों में जाकर सुई जैसे क्रिस्टल का रूप ले लेता है। जरा सोचिए, जोड़ों के बीच में कांच के छोटे छोटे सुई जैसे टुकड़े चुभ रहे हों। ये कल्पना ही दर्द की तीव्रता को बताने के लिए काफी है।
यही वो भयानक दर्दनाक स्थिति है जिसे गाउट कहा जाता है। इन चारों प्रकारों को अलग अलग समझना इसलिए भी अहम है क्योंकि इनके पीछे के कारण अलग हैं। और इसीलिए इनका समाधान भी एक जैसा नहीं हो सकता। यहीं से ये दस्तावेज हमें आधुनिक लाइफस्टाइल के उन छिपे हुए खतरों की तरफ ले जाता है जिन पर शायद रोजमर्रा की भागदौड़ में ध्यान ही नहीं जाता। इनमें कुछ तथ्य तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से हैरान कर देने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर पोस्ट वायरल आर्थराइटिस को ही लेते हैं। हाँ, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे वायरल इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद कई लोगों को महीनों तक या कभी-कभी सालों तक कलाई, टखने, उंगलियों और घुटनों में भयंकर दर्द रहता है। अक्सर ऐसा लगता है कि वायरस शरीर में रुक गया है, लेकिन असल में होता यह है कि वायरस शरीर में एक अत्यधिक तीव्र इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर देता है। वायरस तो खत्म हो जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन शरीर का अलार्म सिस्टम बंद होना भूल जाता है और वो लगातार जोड़ों में सूजन पैदा करता रहता है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। अक्सर चिकनगुनिया से उठने के बाद लोग समझ ही नहीं पाते कि बुखार तो चला गया, फिर ये जोड़ों का दर्द क्यों नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि उस अलार्म सिस्टम को शांत करने की जरूरत होती है। लेकिन दस्तावेज में एक और ऐसे खतरे का जिक्र है जिस पर आज की मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आप गट यानी पेट और जोड़ों की सीधे कनेक्शन की बात कर रही हैं? बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि पेट में मौजूद बैक्टीरिया के संतुलन बिगड़ने को डिसबायोसिस कहा जाता है और इसका सीधा असर घुटनों और अन्य जोड़ों पर पड़ता है। क्या वाकई पेट की गड़बड़ी से घुटनों में दर्द हो सकता है? ये विज्ञान के सबसे रोचक पहलुओं में से एक है। हमारी आंतों में खरबों बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो अगर वहां कुछ गड़बड़ है तो उसका असर पूरे शरीर पर होगा? एकदम। विज्ञान अब इस बात पर जोर देता है कि अगर पेट में सूजन है तो वो केवल पेट तक सीमित नहीं रहती, वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल सकती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों के पीछे ये गट इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। और ये पेट की सूजन सीधे तौर पर हमारे खानपान से जुड़ी है। रिफाइंड चीनी, डिब्बा बंद या पैकेट बंद खाना, रिफाइंड तेल और अत्यधिक मात्रा में गेहूं या ग्लूटेन से बनी चीजें शरीर के अंदर क्रॉनिक सूजन को जन्म देती हैं। ये खाद्य पदार्थ आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और खराब बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जो अंततः आर्थराइटिस की स्थिति को और ज्यादा भड़काने का काम करते हैं। यानी जो खाना रोजाना प्लेट में परोसा जा रहा है वो असल में जोड़ों के दर्द का रिमोट कंट्रोल हो सकता है। ये बात नजरअंदाज करने वाली बिल्कुल नहीं है। खानपान के अलावा इस गाइड में कुछ और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी गिनाए गए हैं, जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। आज की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि सुबह बंद गाड़ी से ऑफिस जाना और शाम को घर लौटना धूप से तो जैसे दुश्मनी हो गई है। और बिना विटामिन डी के शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसके बाद एक और बड़ी समस्या है लगातार बैठे रहना। इसे आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल का नाम दिया गया है। जब शरीर लगातार कई घंटों तक एक ही कुर्सी पर टिका रहता है तो जोड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का बहाव घट जाता है। इससे जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, जो हड्डियों को सपोर्ट करती हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण फैक्टर महिलाओं से भी जुड़ा है, मेनोपॉज के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव। एस्ट्रोजन हार्मोन हड्डियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब मेनोपॉज के दौरान इसकी कमी होती है तो जोड़ों का डीजेनरेशन या घिसना बहुत तेजी से होने लगता है। ये पूरी लाइफस्टाइल एक ऐसा चक्रव्यूह बना देती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन इसे तोड़ने के लिए ये समझना जरूरी है कि एक स्वस्थ जोड़ काम कैसे करता है। तो चलिए जोड़ों के प्राकृतिक विज्ञान को समझते हैं। स्वस्थ जोड़ों के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले इंजन ऑयल की तरह देखा जा सकता है। यह जोड़ों के लिए एक प्राकृतिक लुब्रिकेंट है जो रगड़ को कम करता है और एक बेहतरीन शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। लेकिन जब शरीर में सूजन बढ़ती है, चाहे वो पेट की गड़बड़ी से हो, खराब डाइट से हो या फिर ऑटो इम्यून रिएक्शन से, तो ये साइनोवियल फ्लूइड अपनी चिकनाई खोने लगता है और पतला हो जाता है। इसका सीधा असर ये होता है कि कुशन का काम करने वाला कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियों के बीच सीधा घर्षण शुरू हो जाता है। इंजन ऑयल के पतले होने का ये उदाहरण इस बात को एकदम साफ कर देता है कि दर्द असल में शुरू कहाँ से होता है। और यहीं पर दस्तावेज का सबसे उम्मीद भरा हिस्सा आता है, न्यूट्रास्यूटिकल समाधान। आसान भाषा में कहे तो प्राकृतिक सप्लीमेंट्स जो इस प्राकृतिक इंजन ऑयल को बचा सकते हैं
और शरीर की मरम्मत कर सकते हैं। इस गाइड में जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो है कॉर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स प्लस। कॉर्क्यूमिन हल्दी में पाया जाने वाला एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सिर्फ रसोई में रखी हल्दी का चम्मच फाँक लेने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन साइंस है। ये कंपाउंड जोड़ों की सूजन और दर्द को गहराई से कम करता है और कार्टिलेज को और ज्यादा घिसने से बचाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये बताई गई है कि ये लंबे समय तक पेन किलर खाने की जो निर्भरता होती है उसे काफी हद तक कम कर सकता है। पेन किलर वाली बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है। दर्द की गोलियां केवल दिमाग तक जाने वाले दर्द के सिग्नल को रोकती हैं, वे जोड़ की मरम्मत नहीं करती। जबकि कर्क्यूमिन सूजन को जड़ से खत्म करने का काम करता है। दस्तावेज में कर्क्यूमिन के साथ साथ जॉइंट रिपेयर के लिए 5 प्रमुख न्यूट्रास्यूटिकल्स का पूरा एक ब्लूप्रिंट दिया गया है। इन पांचों का काम मिलकर शरीर को वो कच्चा माल देना है जिसकी उसे कार्टिलेज और सिनोवियल फ्लूइड के पुनर्निर्माण के लिए जरूरत होती है। तो चलिए इन 5 न्यूट्रास्यूटिकल्स को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, बिना किसी भारी मेडिकल जार्गन में उलझे। पहला नाम है ग्लूकोजामाइन और कॉन्ड्रोइटिन। दस्तावेज बताता है कि ये दोनों मिलकर कार्टिलेज के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। यानी जो कुशन घिस गया है उसे दोबारा बनने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए वो ये दोनों देते हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है हाइलुरोनिक एसिड। क्या ये वही चीज है जो सिनोवियल फ्लूइड यानी हमारे प्राकृतिक इंजन ऑयल की चिकनाई को वापस लाने में मदद करता है? जी, ये वही है। हाइलुरोनिक एसिड की खासियत यह है कि ये पानी को बांध कर रखता है। ये जोड़ों के बीच लुब्रिकेशन को बनाए रखता है ताकि जोड़ आसानी से और बिना किसी दर्द के मुड़ सकें। और जब इसकी कमी होती है तभी जोड़ों में से कटकट की आवाजें आने लगती हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तीसरा सप्लीमेंट जो लिस्ट में है वो है कोलेजन पेप्टाइड्स। अक्सर कोलेजन का नाम स्किन केयर के विज्ञापनों में सुना जाता है, लेकिन यहाँ यह जोड़ों और कार्टिलेज को अंदर से मजबूती देने का काम करता है। यह एक तरह का प्रोटीन है जो जोड़ों के स्ट्रक्चर को बांध कर रखता है। चौथा है ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। इसके बारे में तो बहुत रिसर्च है कि ये शरीर में कहीं भी होने वाली सूजन को घटाने का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक तरीका है। और 5वां न्यूट्रास्यूटिकल है बॉसवेलिया सेराटा एक्सट्रैक्ट। इसे आयुर्वेद में शल्यकी भी कहा जाता है। दस्तावेज के मुताबिक ये एक बहुत ही ताकतवर जड़ी बूटी है जो जोड़ों को आराम देने और दर्द से राहत दिलाने में बेहद असरदार है। इन पांचों न्यूट्रास्यूटिकल्स का संयोजन एक बहुत ही साइंटिफिक और होलिस्टिक तरीका है आर्थराइटिस से निपटने का। ये शरीर के मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, सिर्फ बेहतरीन सप्लीमेंट्स खाना ही काफी नहीं है। बिल्कुल, इस दस्तावेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक हिस्सा मूवमेंट और वजन के गणित से जुड़ा है। जब तक शरीर का मैकेनिक सही नहीं होगा, कोई भी सप्लीमेंट पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। और ये वजन के गणित वाला हिस्सा इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। अक्सर हर कोई यही सलाह देता है कि घुटनों में दर्द है तो वजन कम करना चाहिए, लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब इस दस्तावेज में एक बेहद चौंकाने वाले आंकड़े के साथ दिया गया है। इसमें 1 और 4 के अनुपात का नियम बताया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि शरीर का अतिरिक्त 1 किलो वजन जब कोई सामान्य रूप से चलता है तो घुटनों पर लगभग 4 किलो का अतिरिक्त दबाव डालता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से सिर्फ 5 किलो ज्यादा है। तो जब वो व्यक्ति चलता है तो उसके दोनों घुटनों को हर एक कदम पर 20 किलो का एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ रहा है। ये आंकड़ा किसी को भी हैरान कर सकता है। सोचिए अगर दिन भर में कोई व्यक्ति 5000 कदम भी चलता है तो उन घुटनों पर हर कदम के साथ वो 20 किलो का अतिरिक्त दबाव कितनी बार पड़ रहा है। ऐसे में कार्टिलेज का घिसना तो स्वाभाविक ही है। इसीलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने और कंट्रोल करने के लिए वजन कम करना महज एक सलाह नहीं बल्कि सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी उपाय है। इस वजन को मैनेज करने और जोड़ों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम को 3 जरूरी हिस्सों में बांटा गया है। पहला है एरोबिक व्यायाम। इसमें चलना, तैरना या डांसिंग जैसी गतिविधियां आती हैं। अगर किसी को पहले से ही हल्का आर्थराइटिस है तो स्विमिंग या साइकिलिंग बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इनमें घुटनों पर शरीर का पूरा वजन नहीं पड़ता। दूसरा प्रकार है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसका मतलब सिर्फ जिम जाकर भारी वजन उठाना नहीं है। इसका उद्देश्य डंबल, केटलबेल या थिक रेजिस्टेंस बैंड्स के जरिए पैरों, कूल्हों, पेट और कोर की मांसपेशियों को मजबूत करना है। लॉजिक बहुत सीधा है। जब मांसपेशियां मजबूत होंगी तो चलते या उठते बैठते समय हड्डियों और जोड़ों पर से सीधा दबाव कम हो जाएगा। मांसपेशियां वो सारा शॉक खुद एब्जॉर्ब कर लेंगी। और तीसरा प्रकार है बैलेंस गतिविधियां।
ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अक्सर फिटनेस रूटीन में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसमें योग, पिलाटेस या फिर बैक और साइड वॉकिंग यानी उल्टा या तिरछा चलने जैसी एक्सरसाइज शामिल है। लेकिन आर्थराइटिस के मैनेजमेंट में बैलेंस की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? इसका कारण बहुत ही व्यावहारिक है। आर्थराइटिस और उम्र के साथ कमजोर होती हड्डियों की वजह से शरीर का बैलेंसिंग सिस्टम धीमा पड़ जाता है। ऐसे में थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ने और गिरने से बहुत ही गंभीर फ्रैक्चर हो सकता है, जैसे हिप फ्रैक्चर। बुढ़ापे में या कमजोर हड्डियों के साथ गिरना केवल एक चोट नहीं होती, वो जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इसलिए शरीर के न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल यानी दिमाग और मांसपेशियों के तालमेल को सुधारने के लिए बैलेंस सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। योग और पिलाटेस न केवल संतुलन बनाते हैं, बल्कि जोड़ों की जकड़न को दूर करके फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाते हैं। तो अगर इस पूरे विषय को एक बड़े कैनवस पर रखकर देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि आर्थराइटिस का इलाज किसी एक जादुई गोली में नहीं है। ये एक होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है। लाइफस्टाइल में कुछ छोटे लेकिन बहुत ठोस बदलाव करने की जरूरत होती है। खाने की बात करें तो रिफाइंड अनाज और सफेद मैदे को पूरी तरह हटाकर उसकी जगह मिलेट्स या मोटे अनाज का इस्तेमाल करना। डाइट में अलग-अलग रंगों वाले मौसमी फल और सब्जियों को शामिल करना ताकि शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकें। हाइड्रेशन के लिए पर्याप्त पानी पीना और सबसे महत्वपूर्ण, रोजाना थोड़ा समय निकालकर बाहर धूप लेना ताकि शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिल सके। इसके साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन शरीर में सूजन को और बढ़ाने का काम करते हैं। इस पूरी चर्चा को अगर हम इसके मुख्य निष्कर्षों यानी की टेकअवेज में समेटें तो सबसे पहली बात यही समझ आती है कि आर्थराइटिस को केवल एक उम्रदराज समस्या या किस्मत का लिखा मानकर स्वीकार कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे सही वैज्ञानिक समझ और रणनीतियों के साथ पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अपनाकर, करक्यूमिन और अन्य प्राकृतिक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स का सहारा लेकर अपने गट हेल्थ यानी पेट की सेहत को सुधार कर और सही एरोबिक व स्ट्रेंथ मूवमेंट के जरिए जोड़ों की सूजन को रिवर्स किया जा सकता है। यह दस्तावेज कोई साधारण मेडिकल पर्चा नहीं है, बल्कि शरीर को लंबे समय तक एक्टिव, दर्दमुक्त और स्वस्थ रखने का एक बेहद शक्तिशाली टूलकिट है। ये टूलकिट यकीनन हर किसी की पहुंच में होना चाहिए ताकि जोड़ों के दर्द को एक मजबूरी न माना जाए। आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले इस पूरे विषय से जुड़ा एक बहुत ही अलग और विचारणीय पहलू छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज हमने जोड़ों की बनावट, उनकी समस्याओं और उनके समाधान पर बहुत विस्तार से बात की, लेकिन अगर इसे मानव विकास यानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। वो क्या? हम इंसान धरती पर उन गिने चुने जीवों में से हैं जो 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलते हैं, जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं। लाखों साल पहले जब इंसानों ने 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो उससे हमारे हाथ आजाद हो गए, हम औजार बनाने लगे और हमारे दिमाग का विकास हुआ। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमारे शरीर को चुकानी पड़ी। जो शरीर का पूरा वजन पहले 4 अंगों पर बटा होता था, वो सारा का सारा वजन केवल 2 घुटनों और हमारी निचली कमर पर आ गया। कि इतिहास की एक ऐसी अधूरी कहानी है जिससे हमारा शरीर आज भी तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमारे घुटने 2 पैरों पर लगातार कई दशकों तक चलने के लिए एवोल्यूशनरी स्तर पर पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुए थे? और अगर ऐसा है तो क्या भविष्य में मानव शरीर इवॉल्व होकर ज्यादा मजबूत जोड़ों के साथ पैदा होगा, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कोई आधुनिक तकनीक हमारे कार्टिलेज की मरम्मत का जिम्मा उठाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चर्चा में हमने देखा कि गट माइक्रोबायोम का सीधा संबंध जोड़ों के दर्द से है। तो क्या ये संभव है कि भविष्य की मेडिकल साइंस में जोड़ों की सूजन को ठीक करने के लिए डॉक्टर हमारे घुटनों या कलाई का नहीं बल्कि सीधे हमारे पाचन तंत्र का इलाज कर रहे हो? क्या हमारे चलने फिरने की असली चाबी हमारे पेट में छुपी है? इस विकासवादी पहेली के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने और खंगालने के लिए बहुत कुछ है। और अंत में एक जरूरी बात, यह चर्चा केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं है। किसी भी दवा या सप्लीमेंट को शुरू करने, बदलने या बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें। नियमित निगरानी और पेशेवर मार्गदर्शन ही सुरक्षित रिकवरी की कुंजी है।